नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ लेखिका शिवानी की कहानी की सुनली लेकर। सुनिएगा। अपने पाठकों के चिरंतन उपालंब से मैं इस बार भी मुक्त नहीं हो पाऊँगी। उनका एक प्रश्न मुझे सदैव बीनता है, मेरी प्रत्येक नायिका अनुरूप सुंदरी ही क्यों होती है, किंतु चाहने पर भी मैं क्या आज उसके नुकीले चिबुक को बहुतरा बना सकती हूँ। उन कर्णायत आँखों की सुदीर्घ पलकों की चिलमन को किस कैंची से कतर दूँ। उन प्रफुल्ल रसीले लाल अधरों कपोलों की उस पहाड़ी आड़ू सी मोहक ललछौही आभा को किस रबर से मिटा दूँ। इतने बरसों में भी पानी की टंकी के पास खड़ी तन्वी सुंदरी किसनली की अर्ध खुली देह की चमक मुझे किसी दिवा स्वप्न के बीच सहसा चौंधिया जाती है। अरे ओ बौड़म, घड़ा मत छू लेना कहीं। क्या कर रही है यहाँ खड़ी खड़ी, भाग जा। पानी भरने आई तिवारिन कहती तो वह खिलखिलाकर उनके भरे घड़े को पैर की ठोकर से उलट भन्ना कर भाग जाती और देखते ही देखते नन्हे काले बिंदु सा बन गया उसका काला फटा लहंगा सड़क के मोड़ से विलीन हो जाता। किसी मैराथन रेस के धावक की भांति नन्हा सीना फुलाए भागती बेगवती किसनली को पकड़ भी कौन सकता था। अचानक ही वह पगली न जाने किस गांव से अल्मोड़ा आ गई थी। उस पर उस उन्मादिनी का उन्माद भी विचित्र था। कभी झील सा शीतल, कभी पहाड़ी वन अरण्य को झुलसाने वाली अग्नि ज्वाला सा उग्र। लोगों का कहना था कि शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की चतुर्दशी पंचदशी को ही ये अधिक बौरा उठती है। पहले पहले वह पानी की टंकी के पास आकर खड़ी हुई तो कौतूहली भीड़ ने उसे घेर लिया था। मैंने भी उसकी वह दिव्य सौंदर्य छटा अपने घर की खिड़की से ही देखी थी। काला लहंगा, नीली क्रेप की कुर्ती पर कसी काली वास्कट, जिसके प्रत्येक बटन विधुर कांच के औदार्य से उसका नन्हा मोहक उभार उन्मुक्त होकर पहाड़ी सफ़ेद डांसी पत्थर की अवरकी चमक से हमें चौंधिया गया था। हाय हाय, ये बेशरम छोकरी किस गांव का मुंह काला करने यहाँ आ गई। कौन है रे तू, कहाँ से आई है। किंतु प्रत्येक प्रश्न को उसकी दूधिया हंसी ने झाड़ बुहार कर दूर फेंक दिया था। तूड़ी के उस पुष्ट तने से अपनी नग्न कनक निकस स्निग्धा पीठ को साधे वह अपनी दोनों पतली गोरी टांगें फैलाकर बैठी और उसका चिथड़ा बन गया लहंगा जीर्ण विवर्ण छतरी के से घेरे में फैल गया। उसकी चुप्पी देख भीड़ के एकाध उद्दत छोकरों ने कंकड़ मार दिए और वह किसी द्रप्त निशाचर सी दांत पीसती एक बड़ा सा पत्थर उठा भीड़ को मारने दौड़ी। फिर भीड़ के घेरे को चीरती अमानवीय वेग के सड़क के मोड़ से अदृश्य हो गई। फिर तो ये पगली का नित्य का नियम बन गया। दिन भर न जाने कहाँ कहाँ घूमती, सड़कों से फटे कागज, टूटे टीन के डिब्बे चिथड़े बटोरती और जहाँ गिरजे की घड़ी ने 7 का घंटा बजाया कि वह ठीक टंकी के पास खड़ी हो जाती। इतवार के दिन तो कभी कभी किसनुली झुरमुटे अंधेरे में ही टंकी का नल खोल नहाने बैठ जाती। उस दिन गिरजे की घड़ी में घंटे बड़ी सुबह से ही बजने लगते और उसी भ्रम में शायद पगली समय से पहले ही वहाँ आ जाती थी। मुझे उसे देखने में बड़ा आनंद आता था, शायद इसीलिए कि वह नहाते नहाते अपने सुंदर चेहरे को नाना हास्यास्पद मुद्राओं में बिचकाती स्वयं ही खिलखिलाने लगती थी। कभी कभी अपनी लाल लाल जीभ को सर्पिणी की चिरी जिह्वा की तीव्रता से लपकाकर अपनी पतली नाक छू लेती। कभी अपनी चोटी को दोनों कपोलों पर लपेट दाढ़ी सी बना लेती और कभी खुले नल के नीचे लाम तूम होकर पसर जाती। कभी कभी निसंकोच अपने सारे कपड़े उतार कर वह टंकी पर रख देती तो मैं लज्जा से मुंह फेर लेती। कुछ क्षणों के लिए उसकी लज्जा जैसे स्वयं मेरी ही लज्जा बन जाती। हाय, कैसी निर्मोही निर्दयी माँ बाप होंगे इसके, जो इस पागल किशोरी को यहाँ भटकने बहा दिया। कोई देख ले तो। किंतु किसनुली को किसी ऐसी संभावना की चिंता नहीं रहती। वह बड़े आराम से अपना स्फटिक सा उजला
एक एक अंग रगड़ रगड़ कर चमकाती, बाल धोती, कभी कभी अपनी विलवित स्नान प्रक्रिया के बीच मेरी उपस्थिति का आभास पा अपने दिव्य स्मित का आवाहन भी मुझे दे देती। अपनी शंख ग्रीवा के झटके से मुझे वह कई बार बुला चुकी थी। एक दिन अपने मौन स्नेही आमंत्रण का उचित प्रत्युत्तर न पा उसने खींच कर एक ढेला मेरी ओर फेंका और मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे ही रही थी कि मेरे गुरु शास्त्री जी लोटा बाल्टी लेकर वहां नहाने आ गए। उनको देखते ही मैंने हटने की चेष्टा की, पर उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ चुकी थी। तू क्या कर रही है यहाँ? तभी तो मैं कहता हूँ ये साली हरामजादी शहर भर के छोकरे छोकरियों को मारने महामारी सी यहाँ आई है। आज ही पुलिस में खबर कर इसे थाने में बंद न करवाया तो मेरा नाम परमानंद पांडे नहीं। जा भाग जा बदजात, हड़ी हड़ी। मुझे उनका वह हड़ी हड़ी कहना उस दिन बेहद अखरा था। हड़ी हड़ी कहकर तो पहाड़ में कुत्ते को दुराया जाता है। बेचारी पगली क्या कुत्ता थी, पर वह जितनी ही हड़ी हड़ी कर रहे थे, किस्नुली उतनी ही अवाध्य धृष्टता से खिलखिलाती नल के नीचे करपुट साध पानी भरकर उनकी ओर उछालती जा रही थी। अंत में शास्त्री जी ने उसे हाथ पकड़ घसीट दूर झटक नल के नीचे अपनी बाल्टी लगा दी और विष्णु विष्णु कहे नहाने लगे। मैं सोच रही थी पगली अब निश्चय ही उन्हें पत्थर मारेगी, पर वह पेड़ के नीचे वैसी ही अचल मुद्रा में खड़ी थी जिसमें झटकी गई थी। एक टक वह ऐसे क्या देख रही थी शास्त्री जी को? उसका विवेकहीन उन्माद सहसा प्रौढ़ गांधीर्य में कैसे बदल गया? क्या शास्त्री जी का गोरे फिरंगी जैसा गौरवपूर्ण उसे बांध रहा था, या दीर्घदेही व्यक्तित्व संपन्न शास्त्री जी की सुदीर्घ शिखा? उसकी उपस्थिति से एकदम ही उदासीन निर्भीक शास्त्री जी बार बार अपनी यज्ञोपवीत की डोरी रगड़ते और जितनी ही अधिक ठंड लगती उतनी ही जोर से विष्णु विष्णु जपने लगते। नहा धोकर उन्होंने बाल्टी भरी, लोटा लिया और खड़ाऊँ खटखटाते चले गए। एक बार भी उन्होंने किस्नुली की ओर नहीं देखा। पगली को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उन दिनों मैं शास्त्री जी से संस्कृत पढ़ने उनके घर जाया करती थी। कुछ उनके छोटे से सुघड़ गृह का शांत परिवेश और कुछ गुरु पत्नी का स्नेह पगा आतिथ्य मुझे नित्य समय से कुछ पूर्व ही वहाँ खींच ले जाता। जिस कमरे में मैं पढ़ती थी वही शास्त्री जी की बैठक थी और वही था उनका अध्ययन कक्ष। एक बड़ा सा पहाड़ी फीणा कमरे में बिछा रहता। पूरी दीवार पर देवी देवताओं के चित्रों से परे 10-10 साल पुराने कैलेंडर टंगे थे। पूरी दीवार पर देवी देवताओं के चित्रों से भरे 10-10 साल पुराने कैलेंडर टंगे रहते। बीचों बीच मेनका विश्वामित्र का बड़ा सा कांच गड़ा चित्र था। तब रवि वर्मा का ये चित्र पहाड़ के प्रायः प्रत्येक घर की दीवार पर लटका मिलता था। एक वहाँ आँख पर धरे मुनि विश्वामित्र और पुत्री को गोद में लिए अपूर्ण लावण्यमयी मेनका। मैं कुछ देर काकी के साथ चौके में गप मारती, उनके बनाए स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजन चखती। ले खा ले जल्दी, अभी तेरे कक्का पूजा में बैठे हैं। काकी पत्थर की रकाबी में कुरकुरे गावे मेरी ओर बढ़ा देती। ताजी जरगे की पत्तियां दे गया था आज नागमल, सोचा गावे बना दूं, तेरे कक्का को बहुत पसंद है। चावल की पिट्ठी में उन खस्ता गावों को मुंह में धरते ही तब लगता था कि इससे स्वादिष्ट और कोई व्यंजन हो ही नहीं सकता। ठीक 8 बजे खड़ाऊँ खटखटाते शास्त्री जी आते। बनौषधि पर्व के 5 श्लोक सुनते। मजाल है कि जो एक बार भी श्लोक सुनाने में जिह्वा अनुशासन शैथिल्य से अटक जाए। परसमय पद आत्मनय पद के रूप सुस्वाद गावों का सारा स्वाद बिगाड़ कर रख देते। इस बीच काकी उनके लिए दूध का गिलास और बादाम मुनक्कों की तस्तरी रख जाती। काकी के स्निग्ध चेहरे पर उनके चिरंतन घूंघट की यवनिका और भी स्निग्ध बना देती थी। गोरा रंग, लंबे पहाड़ी पिठिया का तिलक जो उनके प्रशस्त ललाट के बीचों बीच विभक्त करता, उनकी मांग के सिंदूर संगम से मनमोह लेता था। पिठिया पर चिपके अक्षत के दाने, जिन्हें मैंने अन्य पहाड़ी स्त्रियों के तिलक दानों की भांति कभी बिखरते नहीं देखा। धीमी आवाज़ में वह पति को नित्य एक ही मृदु आदेश दे जाती, दूध थोड़ी देर में पीना, चुड़कंत है, अर्थात बेहद गर्म है।
मेरी समझ में नहीं आता ऐसा चुड़कंत दूध काकी लाती ही क्यों, जिसे पीने के लिए शास्त्री जी को सुदीर्घ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं नित्य ही देखती कि दूध पीने को शिशु से आतुर बने कक्का कई बार पीतल का भारी गिलास उठाकर ओंठों से लगाते, फिर झुंझलाकर गिलास नीचे रख बड़ी देर तक दग्ध ओंठों को जीभ से चाट कर सहलाते रहते। कई बार बड़ी चेष्टा से मुझे अपनी हंसी रोकनी पड़ती थी। मेरी समझ में नहीं आता कि अब बेचारे शास्त्री जी दूध पीने को इतने अधीर रहते हैं तो काकी इसे ठंडा क्यों नहीं लाती। वह तो बहुत बाद में एक दिन काकी ने ही बताया कि स्वयं शास्त्री जी का ही आदेश था कि चुड़कंत दूध लाया जाए, जिससे ऊपर डली मलाई की गहरी तह के नीचे नवीन मलाई की तह पर भी जमती चली जाए। मैं प्रायः ही सोचती थी कि शास्त्री जी ऐसे सुदर्शन व्यक्ति हैं और काकी का ऐसा रूप रंग, यदि कोई उनकी पुत्री होती तो निसंदेह अपरूप सुंदरी होती। किंतु निसंतान दंपति को अपने संतान न होने का कोई दुख नहीं था। पूरे शहर में काकी अपने उदार स्नेही स्वभाव के लिए प्रख्यात थी और शास्त्री कक्का की अपनी धर्मार्थ वृत्ति और विद्वता के लिए। वैसी ही धाक थी उनकी यजमानी में शहर का लगभग संपूर्ण समृद्ध वर्ग बंधा था। पूजा पाठ, श्राद्ध, तर्पण, उपनयन, विवाह अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक के एक एक अनुष्ठान में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहती। पितृपक्ष में तो उनके यजमानों को समय से पूर्व ही उनकी बुकिंग करनी पड़ती, वह भी अग्रिम दक्षिणा चुकाकर। इसी से शास्त्री जी के गृह की समृद्धि काकी के मृगचर्म मढ़े पिटारों से छलकती रहती। कितनी ही लक्ष्य वर्तिकाओं को शास्त्री जी अब तक संपन्न करा चुके थे और प्रत्येक बार काकी नए नए आभूषणों से जगमगाती पास पड़ोस की आंखें चौंधिया देती। कितने साल दुसाले तिब्बती आसन, नमदे चुटके मृगचर्म प्रायः ही उनकी पथरीली छत पर पहाड़ी क्षणिक धूप में सूखने फैलाए जाते, पर काकी के औदार्य ही के कारण कभी किसी को इससे ईर्ष्या नहीं हुई। न जाने कितने बवासीर के रोगी उनसे आकर मृगचर्म ले जाते। बवासीर की एक ही रामबाण औषधि है, वह है पड़याजू। वैद्य जी ने कहा था, इसे बिछाकर बैठो तो शुभ सम अर्श चुटकियों में दूर। चटपट काकी याचक को मृगचर्म का टुकड़ा निकालकर थमा देती। उस पर अतिथियों की तो वह प्रिय विश्राम स्थली थी। मितभाषणी हंसमुख काकी का सबसे बड़ा गुण था उनका वही आतिथ्य प्रेम। यहाँ तक कि उसके औदार्य का अनुचित लाभ उठा अधिक भीड़ भाड़ होने पर प्रतिवेशी कभी कभी अपने अतिथियों का सरप्लस कोटा भी उनके मत्थे मढ़ जाते और मजाल था कि काकी के सुंदर चेहरे पर एक सिकन तो खिंच जाए। आज कहते भी लज्जा होती है कि एक दो बार हमने भी ऐसा ही देखा था, हमने भी ऐसा ही किया था और मुझे ही प्रायः उस अप्रिय प्रस्ताव की संदेह वाहिका बना गुरुगृह भेजा गया था। बड़ी अनिच्छा से ही मैं गुनगुनाकर पूछती, काकी फलां आए हैं, हमारे यहाँ बड़ी भीड़ है। अम्मा ने पूछा है आपके यहाँ जगह होगी, सिर्फ सोने यहाँ आएंगे, खाना वहीं खा लेंगे। वाह, ये भी भला कोई पूछने की बात है। जा भी भेज दे। तुम्हार पौन हमार पौन, तुम्हारे मेहमान हमारे भी मेहमान हैं, और खाना वहाँ क्यों खाएंगे? 2 जनों की रोटी बनाने में क्या तेरी काकी के हाथ छिल जाएंगे? असल में काकी के उदार आतिथ्य का दूसरा प्रस्ताव पहले से ही अपेक्षित रहता था। आज तक भला किसके अतिथि को काकी ने खाना नहीं खिलाया। फिर एक बात और थी कि हमारे सनातनी गृह में भी प्रगति की लहर समय से कुछ पूर्व ही पहाड़ी चौके के कठोर नियमों को विकृत कर चुकी थी। चौके में न प्याज का प्रवेश निषिद्ध था, न लहसुन का। पिछवाड़े के कमरे को सुदृढ़ दुर्ग की मोर्चाबंदी से सुरक्षित कर यदा कदा भारी भड्डू में पहाड़ी पुष्ट बकरे की सुस्वाद बोटियां भी भदकती हमारे नथनों और हथपिंडों को समान रूप से आलोड़ित करने लगती। उधर काकी का चौका था कट्टर बामनी चौका। दही में गुथा आटा, सात्विकी मसालों से बनी सब्जियां और मंदी आंच में औटाए गए दूध के खीर खाजे, जिनमें चावल के एक एक दाने को पहले शुद्ध घृत में मल मल कर चौखाया जाता। स्वाभाविक था कि हमारे अतिथि, जो शायद हमारे यहाँ 2 दिन ही टिकते, ऐसे अलभ्य आतिथ्य का चुग्गा पाकर 4 दिन और पैर पसार कर पड़े रहते। कक्का की बैदूर्य मणिसी चिकनी देह का गौर बाण भले ही देवदत्त रहा हो, उनके कपोलों की लालिमा
में काकी के ही निपुण उदार हस्तों का प्रचुर योगदान था। शायद ही कोई ऐसा पहाड़ी गहना होगा जो काकी के पास न हो। टीप, काले मखमल की पट्टी से गुथा गुलबंद, लड़ी वाले झुमके, सतलड़ पचलड़, चूहा दंती, पहुँची, झांबर, अच्छे अनोखे और छागल। फिर भी मैं कभी कभार सब गहने पहनती थी। हाथ भर कांच की चूड़ियाँ, बड़ा सा सिंदूर का टीका और मांग भर सिंदूर। बचपन में प्रायः ही मैं उनसे कहानी सुनने जाती। असल में कहानी का लोभ मुझे वहाँ नहीं ले जाता, क्योंकि जितनी ही सुंदर काकी थी उतनी ही नीरस उनकी कहानी हुआ करती थी। एक तो उस बेचारी के पास एक ही कथानक था, शेर और लोमड़ी का उबाऊ प्रसंग। आरंभ से ही बेचारी पहले मोड़ पर लंगड़ाने लगती और दूसरे ही मोड़ पर हाँप कर पसर जाती। शेर ने कहा, भाग रही लोमड़ी, खबरदार जो अब इधर आई। और आज्ञाकारिणी लोमड़ी दुम दबाकर भाग जाती। मुझे हमेशा यही लगता कि काकी हैं लोमड़ी और कक्का है शेर, बेचारी अपनी ही कहानी सुना रहे। कहानी सुनता ही कौन, मैं तो उनके सुवासित आंचल की एक अनोखी सुगंध सूंघने जाती थी। बार बार उसकी मखमली बेल लगी मदीने की साड़ी के आंचल में मुंह छिपाकर मैं निरर्थक कृत्रिम जिज्ञासा का जाल फैलाकर पूछती, फिर क्या हुआ काकी? पढ़ा है कि नायिका भेद के अनुसार शंखिनी या पद्मिनी की देह परिमल की भी ऐसी ही महिमा होती है। सुगंध काकी के आंचल तक ही सीमित नहीं है, उसका एक एक अंग उस अनामा सुगंध से सुवासित है। यह मैं धीरे धीरे जान गई थी। अभी कुछ दिन पूर्व मेरी प्रवासिनी पुत्री ने मुझे विदेश से एक बहुमूल्य परफ्यूम की शीशी भेज कर लिखा था, मुझे पता है तुम्हें परफ्यूम के लिए विशेष दुर्बलता रही है। लिखना ये कैसी लगी? आजकल ये यहाँ बहुचर्चित परफ्यूम है। मैं उसे कैसे लिखूं कि बरसों पूर्व एक महीने की आंचल की दुर्लभ सुगंध को मेरी स्मृति के नथुने अब भी बिसरा नहीं पाए हैं। और उसे आंखें बंद कर सूंघती हूँ तो विदेश की वह बहुचर्चित सुगंध की भी नगण्य लगती है। तब मैंने एक दिन काकी से पूछ ही लिया, काकी तेरे सारे शरीर में ये सुगंध आती है? और उनके उत्तर ने मुझे स्तब्ध कर दिया। क्या सचमुच ऐसा संभव है? मेरे बाबूजी कस्तूरी मृग का शिकार करते थे। काकी ने हंसकर कहा, मेरी माँ कहा करती थी, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने 2 काम किए। एक तो चट से नाल कटते ही ताज़ा रक्त मेरे होठों पर लगा दिया, जिससे दाड़िम के फूल से लाल लाल बने रहे, और फिर मेरी कटी नाल को कस्तूरे के बीड़े में लपेट चूल्हे के नीचे गाड़ दिया। बाबूजी के मारे कस्तूरी मृगों के 20 बीड़े तो हमारे यहाँ पड़े रहते थे। नवजात शिशु के अधरों पर कटी नाल के ताजे रक्त प्रलेपन का पहाड़ी टोटका मैं पहले सुन चुकी थी। लड़के की नाल कचहरी में गाड़ी जाती जिससे वह डिप्टी बने, और लड़की की चूल्हे के नीचे जिससे वह दक्ष गृहिणी बने। पहाड़ के इन दोनों नियमों से मैं अनभिज्ञ थी, किंतु पहाड़ के इन दोनों नियमों से मैं अनभिज्ञ नहीं थी, किंतु कस्तूरी के सुवासित बीड़े में नाल का लपेटा जाना तो निश्चय ही काकी की जननी का निजी अभिनव प्रयोग रहा होगा। काश मेरी माँ ने भी ऐसा ही किया होता, मैं सोचती हूँ। फिर उसकी अंगुलियाँ पकड़कर सूंघती। अपनी उस घातक बीमारी में भी शायद तभी काकी अंत तक कस्तूरी के बीड़े सा महकती रही। काकी की चर्चा करते करते पगली को तो मैं भूल ही गई। जैसे आज यदि काकी जीवित होती तो मेरी इस कहानी को पढ़ती, क्योंकि मेरी हर कहानी को वह पढ़ती अवश्य थी। अखबार वाले से मैं पूछती रहती हूँ, अरे अकबरिया शिवानी की कोई कहानी छपी है क्या? उसने मुझे हंसकर जब ये अभिज्ञता थमाई थी, उसके बाद फिर मुझे तबादी लिखी गई इस अधूरी कहानी को पूरा करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। आज यदि वह इसे पढ़ती तो शायद सबसे बड़ी आपत्ति उसे इस संबोधन पर ही होती। वह क्या उसे कभी पगली कहने देती थी? उसी ने इस बदनाम नाम से उसे मुक्ति दिलवाने और उसका नाम धरा किसना। यही नाम कालांतर में काकी के अनंत लाड़ दुराड़ से छलकता बन गया किसनुली। एक दिन जब वह उग्र चंडी बनी भीड़ के पीछे भारी गल्लोड़ पत्थर लिए भाग रही थी, द्रुत वेग से भागती उन्मादिनी की बटन विधुरा नीली कुर्ती से उसकी अनावृत संगमरमरी काया का औदार्यपूर्ण प्रदर्शन भीड़ के मंचलों से अश्लील सीटियाँ बजवा रहा था, तभी कभी गाली न देने वाली काकी के मुंह से पहली बार उस अशोभन संबोधन का उच्चारण सुना था। अरे हरामी के जनों, क्या तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं?
अगर कल तुम्हारी जवान बहनें ऐसे पगलाकर नंगी उघाड़ी सड़कों पर नाच भागने लगें तो नामर्दों, क्या तुम ऐसे ही सीटियां बजाओगे? अरे कुछ तो शर्म करो। ये पंत पाड़े जोशियों का मोहल्ला है। यहाँ जिझाड़ के दीवान और कसून के पाड़ों के घर में शंख घंट बजते हैं, सीटियाँ नहीं। सबको जैसे सांप सूंघ गया। घूंघट की यवनिका में अवतरित और उसी में अंतर्निहित हो गया वह रूपदार चेहरा जो उन्हें झाड़ पिलाकर अदृश्य हो गया। किंतु फिर दिन भर तूड़ी के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई पगली को किसी ने नहीं छेड़ा। शायद पगली के उन्मादग्रस्त दृश्य के किसी कक्ष में काकी की उसी फटकार से कृतज्ञता का प्रथम अंकुर उग आया था। न जाने कैसे उनका घर पहचान पगली उसी संध्या को उनके यहाँ पहुँच गई और उनके पथरीले आंगन में टांग पसार कर अपने फटे कागज 3 कीथड़ों की पोटली छाती से चिपकाए पसर गई। काकी ने तो कभी खाज से गले किसी लावारिस कुत्ते को भी अपने आंगन में नहीं दुराया था। शास्त्री जी किसी विवाह का पौरोहित्य निभाने लखनऊ गए थे। काकी ही ग्रह की एकमात्र निरंकुश सामग्री थी। बस उसी दिन उसे शरण ही नहीं नाम भी दे दिया कृष्णा। मुझे छत पर चढ़कर काकी ने पुकारा, अरे देख रही कौन आया है आज मेरे यहाँ। गई तो पगली काकी के तखत पर लंब पसार लेटी थी। हाय राम, कैसा बदल दिया तूने इसे काकी, आज तो पगली पहचान में नहीं आ रही। मैंने हंसकर कहा तो काकी ने आंखें तरेर कर मुझे चीर दिया। खबरदार जो अब इसे पगली कहा, आज से इसका नाम कृष्णा। क्यों न री कृष्णा? और कृष्णा खुक खुक कर हंसने लगी। हाय काकी, कैसे मोती के से दांत हैं इसके। अरे बहुत पूरे 2 कोयले घिसे हैं। अंगुली भी काट खाई कटखन्नी ने। देख, सचमुच काकी की उंगली पर पट्टी बंधी थी। पगली को नहा धुला साड़ी पहना मांग पट्टी कर काकी ने उसका चोला ही बदल दिया। अरे तेरा कोई पुराना ब्लाउज हो तो दे जाना, मेरा सलूका तो बहुत बड़ा पड़ रहा है इसे। तो ये थी किस्नुली कहानी का प्रथम भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सादर नमस्कार सभी को।